गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है थ्रोम्बोसिस। एमएसएन का टॉपिक है। तो थ्रोम्बोसिस क्या होता है, थ्रोम्बोसिस, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी क्या डेफिनेशन वगैरह होती है, थ्रोम्बोसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थ्रोम्बोसिस क्या होती है। थ्रोम्बोसिस की डेफिनेशन मतलब परिभाषा। क्या परिभाषा होती है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए सॉलिड स्टेबल क्लॉट इन द ब्लड फॉलोइंग इन द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। ब्लड वेसल्स के अंदर जैसे ये ब्लड वेसल्स है ना, उसके अंदर अगर ऐसे ब्लड सॉलिड स्टेबल क्लॉट, यहाँ पे एक ऐसे ब्लड से सॉलिड स्टेबल क्लॉट बन जाती है, उसी को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अगर यही क्लॉट अगर मूव करती है, अगर ये क्लॉट टूट के अगर मूव कर जाती है तो उसे क्या कहते हैं? एम्बोलिज्म कहते हैं। तो ये है थ्रोम्बोसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सॉलिड स्टेबल क्लॉट इन द ब्लड फॉलोइंग इन द ब्लड वेसल्स के अंदर बनना। दिस सॉलिड मास इज कॉल्ड थ्रोम्बस। और ये सॉलिड मास है, यही थ्रोम्बस कहलाता है। जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है, इस डायग्राम में इधर बताया गया है, दिखाई दे रहा है कि डायग्राम, इस डायग्राम में बताया गया है कि देखो ये एक क्या है? वेन है। इसके अंदर यहां पे क्या हो रहा है? ब्लड क्लॉट हो रही है। यहां पर ब्लड क्लॉट हो रही है और ये क्लॉट होके क्या करा देती है? एक थ्रोम्बस का रूप ले लेती है। ये थ्रोम्बस का रूप ले लेती है। ये रेड ब्लड सेल है, छोटी छोटी जो रेड ब्लड सेल इकट्ठी होके धीरे धीरे और ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के बाद में ये डिक्रीज ब्लड फ्लो, उसकी वजह से ये थ्रोम्बस बनने के बाद में, क्योंकि ये थ्रोम्बस बन गई, इसका रास्ता रोक दिया इसने, तो इसकी वजह से ये फ्लो है ना, ये फ्लो है, ये कम हो गया है। इसके लिए ये थ्रोम्बस बनने की एक प्रोसेस है। एक थ्रोम्बस बनने की एक प्रोसेस है। देखो इस वेन के अंदर वापस समझा देता हूँ। ये एक वेन है जिसके अंदर ब्लड क्लॉट हो रहा है और ये ब्लड वेसल्स को क्या कर रही है? ये ब्लड फ्लो को कम कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि यहाँ पे थ्रोम्बस बन गया ना, थ्रोम्बस बन गया है। जो रेड ब्लड सेल देखो कम हो गई है यहाँ पे, तो ये थ्रोम्बस बनने को, ये जो ऐसे ब्लड क्लॉट की तरह बन जाता है, ये थ्रोम्बस कहलाता है। अगर यही एम्बोलिज्म, यही थ्रोम्बस का टुकड़ा टूट के फ्लो करता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह से जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं? एम्बोलिज्म कहते हैं, है ना। इसी को क्या कहते हैं? एम्बोलिज्म कहते हैं। ये जो टूट के और एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ये एम्बोलिज्म कहलाता है। ये एम्बोलिज्म क्या करता है? ट्रेवल करता है और फिर आगे जाके कहीं पे ब्लॉक कर देता है। देखो यहाँ पे ब्लॉक द ब्लड फ्लो, एकदम ब्लॉक है ना, ब्लॉक कर देता है। ये पल्मोनरी या फिर कहीं पे आगे जाके ब्लॉक कर देता है, पल्मोनरी एरिया में जाके ब्लॉक कर सकता है, कहीं पे भी जाके। तो वो सीवियर कंडीशन हो सकती है, वर्स्ट कंडीशन होती है। इसके अंदर पेशेंट की डेथ हो सकती है, इसके अंदर पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो यही है। तो क्या कहते हैं? सॉलिड मास को क्या कहते हैं? थ्रोम्बस कहते हैं। सॉलिड मास को क्या कहते हैं? थ्रोम्बस कहते हैं। तो थ्रोम्बोसिस और ब्लड क्लॉट इज एंड रिजल्ट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ये जो थ्रोम्बस बनना है, ये ब्लड क्लॉटिंग का एक प्रोसेस है ना। जब कोई चोट लगती है तो अपने आप ब्लड क्लॉट होता है, तो ये एक प्रोसेस है, इसके कारण ही ब्लड क्लॉट बनता है। लेकिन ये क्लॉटिंग अगर ज्यादा हो जाए, जल्दी क्लॉट बन जाए, जैसे किसी की चोट लग गई तो ब्लड आता है, फिर अपने आप क्लॉट हो जाता है, जैसे दबा के रखते हैं क्लॉट हो जाता है, रुक जाता है, तो एक प्रोसेस है, ये थ्रोम्बोसिस है ना। तो थ्रोम्बस और ब्लड क्लॉट इज एंड रिजल्ट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस का एंड रिजल्ट है। द ब्लड क्लॉट फॉर्म बाय ए एक्टिवेशन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड क्लॉट आर फॉर्म, कैसे बनती है ब्लड क्लॉट? किसके द्वारा? क्लॉटिंग फैक्टर है ना,
हाँ स्टेबल फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर, हाँ वो सारे फैक्टर आते हैं, कैल्शियम, वो सारे फैक्टर हो सकते हैं। दिस इज ए नॉर्मल प्रोसेस इन केस ऑफ एक्सटर्नल इंजरी। अगर एक्सटर्नल इंजरी होती है, मैंने बताया था अभी, एक्सटर्नल इंजरी हो जाती है तो उसके अंदर ये नॉर्मल प्रोसेस है क्लोटिंग होना। बट द थ्रोम्बोसिस इज ए पैथोजेनिक प्रोसेस, और जो ये थ्रोम्बोजेनिक है ये पैथोजेनिक प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल वेनस थ्रोम्बस। सबसे पहला एग्जाम्पल है, अगर वेन में कहीं थ्रोम्बस हो रहा है तो उसे फिमोरल वेन थ्रोम्बस, यानी फिमोरल वेन में हो रहा है। फिमोरल वेन कहाँ होती है? थाई में होती है ना, थाई में जो है फिमोरल वेन, पैर के अंदर है ना, जो लॉन्ग बोन है वहां पे है फिमोरल वेन, तो वहां पे ज्यादा चांस रहता है थ्रोम्बस होने का। उसके बाद में पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, जो कि लीवर के पास में होती है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है लीवर के पास में। और रीनल वेन थ्रोम्बोसिस जो किडनी के पास होती है, जुगुलर वेन थ्रोम्बोसिस जो यहाँ पे जुगुलर वेन के पास में होती है ना, किडनी के पास में, और ये पोर्टल वेन, फिमोरल वेन, यहाँ पे थ्रोम्बस होने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस कहाँ हो सकता है? आर्टरी के अंदर जो थ्रोम्बोसिस होता है वो आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, ये तो हो गया वेन के अंदर, ठीक है। अब है आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, एमआई के अंदर, ये हार्ट है, हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करती है? कोरोनरी आर्टरी। अगर यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाए तो कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। और वो कौन सी कंडीशन कहलाती है? एमआई की कंडीशन कहलाती है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। क्योंकि यहाँ पे अगर थ्रोम्बोसिस बन गया, क्लोट बन गया, तो ये ब्लड सप्लाई आगे नहीं हो पाएगी, और आगे ब्लड नहीं सप्लाई नहीं हो पाएगी तो ये एरिया जो था लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, नेक्रोसिस होने लगेगा, तो ऐसी कंडीशन एमआई कहलाती है। उसके बाद में सेरेब्रल आर्टरी थ्रोम्बोसिस कहाँ होती है? सेरेब्रल आर्टरी थ्रोम्बोसिस ये स्ट्रोक में होता है, जो सर में है ना, सर में है सेरेब्रल आर्टरी, सेरेब्रल ब्रेन को, सेरेब्रम को सप्लाई करती है, तो वहां पे अगर क्लोट हो जाए तो स्ट्रोक आ सकता है ना, स्ट्रोक जैसी कंडीशन हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट, ये तो हो गए एग्जाम्पल, जैसे वेन में हो गया या आर्टरी के अंदर हो गया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट है कॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस, क्या कारण है थ्रोम्बोसिस होने के? तो सम कॉमन कॉज कंडीशन थ्रोम्बोसिस फॉर्म एरिया एज फॉलोइंग, तो कुछ कारण है, जैसे इनएक्टिविटी फॉर लॉन्ग टाइम। सबसे पहला कारण है, पहला कारण क्या हो गया? इनएक्टिविटी फॉर लॉन्ग टाइम, इनएक्टिविटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम तक अगर कोई एक्टिविटी नहीं करता है, जैसे सिटिंग पोजीशन में रहता है या स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते हैं या फिर और कोई है ना, तो वो क्या स्टैंडिंग पोजीशन में अगर एक ही जगह खड़े रहते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो उनके थ्रोम्बोसिस बनने के ज्यादा चांसेस है। क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में क्या रहता है, पैर में जैसे ये ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो करता है ना, ये ऐसे ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो करता है, इसके अंदर ये पंप लगे रहते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे क्या करता है, ब्लड यहाँ इकट्ठा होने लग जाएगा और थ्रोम्बस बनने का चांसेस रहता है ना, ये हो गया। या फिर लंबे टाइम तक कोई पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है तो भी ये जो है काम करने बंद हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी क्लॉट हो सकता है। उसके बाद में ट्यूमर सर्जरी और पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी, अगर कोई सर्जरी हुई है ना, कोई ट्यूमर की सर्जरी हुई है, उसके कारण हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव बाद में है ना, सर्जरी होने के बाद में ज्यादा चांस होता है डीवीटी होने का, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पढ़ा होगा ना डीवीटी, कभी सुना है क्या नाम? डीप वेन थ्रोम्बोसिस है ना, वेन के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, उसके कारण पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है ना। प्रेग्नेंट लेडी होती है या फिर और होती है तो उनके बहुत ज्यादा चांस रहता है, प्रेगनेंसी या ऑपरेशन के बाद के अंदर डीवीटी वगैरह होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसके लिए उनके पैरों के अंदर वो डीवीटी करके वो आता है, स्टोकिंग वगैरह आता है जो लगाते हैं, जिसके कारण थ्रोम्बोसिस ना हो, है ना। और पैरों को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, कुछ रहता है इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट, लेग इंजरी, अगर पैर में इंजरी हो गई है ना, तीसरा है पैर में इंजरी हो गई, लेग इंजरी हो गई तो उसके कारण हो सकता है, कोई चोट लग गई तो धीरे धीरे वहां हो सकता है। सर्टेन इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, संक्रमण हो गया किसी तरह का है ना, तो उसके कारण हो सकता है। उसके बाद में हार्मोनल कोज, इंक्रीज एस्ट्रोजन इन वुमेन हार्मोन लेवल, ये
हार्मोन के कारण भी हो सकता है ना, हार्मोन के कारण हो सकता है। कौन से हार्मोन का कारण? एस्ट्रोजन, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन है, उनके कारण भी थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद में हार्ट अटैक में अभी बताया था मैंने, कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो जाता है? ब्लॉकेज आ जाता है, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस है। आर्टरियल फिब्रिलेशन, जिनके आर्टरियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम रहती है तो उनके भी थ्रोम्बस का कारण हो सकता है। ठीक है, ये एट्रियम के सही काम नहीं करने के कारण है ना, आर्टरियल फिब्रिलेशन। ये एक ईसीजी में रीडिंग होती है, उसमें बाद में समझाऊंगा मैं। उसके बाद में हार्ट वाल रिप्लेसमेंट, वाल रिप्लेसमेंट हो, है ना, हार्ट के वाल होते हैं ना, वहाँ वाल रिप्लेसमेंट सर्जरी हो, उसके अंदर भी अगर सर्जरी हुई है तो उसके कारण भी बाद में थ्रोम्बोसिस जैसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो ये मेन रीजन हो गई, है ना। लेग इंजरी हो सकता है, और क्या हो सकता है? इनएक्टिविटी फॉर लॉन्ग टाइम, ट्यूमर की कोई सर्जरी हुई और लेग इंजरी हो गई, सर्टेन इन्फेक्शन हो गया, हार्मोनल कोज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, आर्टरियल फिब्रिलेशन हो गया, या हार्ट वाल रिप्लेसमेंट हो गया, तो इसके कारण हो सकता है। उसके बाद में थ्रोम्बोजेनेसिस, थ्रोम्बोजेनेसिस क्या होता है ये पढ़ेंगे अपन, थ्रोम्बस बनने की प्रक्रिया। ठीक है, ह्यूमन ब्लड हैज, तो थ्रोम्बस बनने की प्रक्रिया ना, ह्यूमन ब्लड हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑलवेज मेंटेनिंग इटसेल्फ इन ए लिक्विड स्टेट, बट इन केस ऑफ इंजरी टू ए ब्लड वेसल्स ए थ्रोम्बस कैन फॉर्म। ये क्या है? ह्यूमन ब्लड इज प्रॉपर्टी ऑलवेज मेंटेनिंग इटसेल्फ। ह्यूमन जो इंसान का ब्लड होता है वो क्या होता है? अपने आप हमेशा तरल लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है ब्लड, है ना। ब्लड क्या रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है, और वो क्या करता है? पतला रहता है, और इंजरी होने पे अपने आप ब्लड में क्लॉट कर देता है और रोक देता है। ये एक प्रोसेस है ना। तो इन केस ऑफ इंजरी द ब्लड वेसल्स ए थ्रोम्बस कैन फॉर्म, ब्लड वेसल्स क्या कर देती है? एक थ्रोम्बस को बना देती है। जैसे यहाँ पे इंजरी हो गई तो यहाँ पे क्या करेगी? ब्लड वेसल्स थ्रोम्बस बनाएगी और इस एरिया को रोक देगी, और उससे ब्लीडिंग रुक जाएगी, फिर वापस वो अपनी नॉर्मल फ्लो से करने लग जाता है। ये तो हो गई नॉर्मल प्रोसेस। द प्रोसेस स्टार्ट, द फॉलोइंग 3 फैक्टर आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोम्बोजेनेसिस। इसके अंदर 3 फैक्टर नॉर्मली रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब वो कौन कौन से है रेस्पॉन्सिबल? तो उसके अंदर पहला है इंजरी ऑफ द एंडोथीलियम। एक मिनट, इंजरी ऑफ द एंडोथीलियम, तो इसके अंदर पहला है इंजरी ऑफ द एंडोथीलियम। एंडोथीलियम में क्या होता है कि ये एंडोथीलियम कहाँ होती है? एंडोथीलियम टिश्यू है ना, जो कि क्या रहता है? नॉर्मल आर्टरी। देखो ये एक नॉर्मल आर्टरी है, इसके अंदर ये आर्टरी के 2-3 जो है लेयर है, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना, 3 होते हैं ना। जो सबसे बाहर की तरफ होती है वो क्या कहलाती है? ट्यूनिका एक्सटर्ना कहलाती है ना, एक्सटर्ना। और जो बीच में होती है वो क्या कहलाती है? ट्यूनिका मीडिया कहलाती है।
और जो अंदर की तरफ होती है वो इंटीमा कहलाती है, ठीक है, इंटीमा कहलाती है। तो ये 3 लेयर होती है। और जो ये क्या होती है, अंदर की तरफ एंडोथीलियम से बनी होती है, ये जो एंडोथीलियम टिश्यू है इनसे बनी होती है। और बाहर स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है, बाहर कहाँ होती है, स्मूथ मसल्स। तो ये सबसे अंदर की तरफ रहता है एंडोथीलियम, एंडोथीलियम रहता है सबसे अंदर की तरफ, एंडोथीलियम रहता है। तो वहां पे इंजरी हो जाए, वहां पे कोई इंजरी हो जाए तो वो ब्लड बन सकती है, जैसे इसमें बताया इस डायग्राम में, ये सबसे अंदर की तरफ है ना, ये टिश्यू फैक्टर है, कोलेजन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, ब्लड इकट्ठा हो रही है। तो ये सबसे अंदर की लेयर है एंडोथीलियम, है ना, इसके अंदर ये स्मूथ मसल्स है और ये नीचे की तरफ स्मूथ मसल्स है। तो यहाँ पे इंजरी होकर ये क्या कर रही है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कर रही है। तो इंजरी टू द एंडोथीलियम, तो वहां पे थ्रोम्बस बन सकती है। उसके बाद में स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो, अगर इसके अंदर ब्लड फ्लो है वो क्या है, स्लो हो रहा है, धीरे धीरे बह रहा है, तो उसके कारण भी हो सकता है। और एक्सेसिव क्लॉटिंग फैक्टर इन द ब्लड, अगर ब्लड के अंदर एक्सेसिव क्लॉटिंग फैक्टर है तो उसके कारण भी हो सकता है। ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर अगर एक्सेसिव है तो उसके कारण भी हो सकता है, ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में है, वापस एक्सप्लेन कर देते हैं, इंजरी ऑफ द ब्लड वेसल्स। पहला है इंजरी ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो इंजरी ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो इसके अंदर इंजरी टू द एंडोथीलियम, अभी जो मैंने बताया था, अगर एंडोथीलियम के अंदर इंजरी हो जाए, एंडोथीलियम के अंदर इंजरी हो जाए तो ब्लड वेसल्स इट्स इनर फाइबर प्ले इनिशियल रोल ऑफ द थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन। और इसके अंदर क्या होते हैं, एंडोथीलियम में इंजरी होने के कारण जो ब्लड वेसल्स है और इनर फाइबर है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। उसमें एग्जांपल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, और डायबिटिक मेलाइटस, इनके अंदर जो है, ये इस डिजीज के पेशेंट है उनके अंदर ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है, एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट और डीएम यानी डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट, शुगर के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर इंजरी ऑफ द ब्लड वेसल्स ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद में रोल ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होती है, हाँ ना, ब्लड का टाइप है ना, ब्लड में होती है प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, है ना। प्लेटलेट क्या करती है, ब्लड को क्या करती है, पतला रखती है ना, ब्लड को पतला बनाने का काम करती है ना। प्लेटलेट अकोमुलेशन एट द प्लेस ऑफ एट इंजरी ऑफ द ब्लड वेसल इज स्टार्ट। ये क्या, प्लेटलेट्स क्या है, अकोमुलेशन हो जाती है, जैसे इंजरी होती है तो उसके बाद में क्या करती है, प्लेटलेट्स इकट्ठा होती है। तो एक्सेसिव ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन द ब्लड, द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन द ब्लड इज सम डिजीज, और किसी के कारण एक्सेसिव अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हो रहा है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, जो थक्का मनाने के जो फैक्टर होते हैं, अगर वो एक्सेसिव मात्रा में, ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं ना, ज्यादा मात्रा में अगर रिलीज हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, थ्रोम्बोसिस कर देंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, वो क्लॉट बना देंगे, ठीक है, क्लॉट बना देंगे, रक्त का थक्का बना देंगे। ब्लड इन सम डिजीज, कुछ डिजीज के अंदर, ठीक है। उसके बाद में द पॉसिबिलिटी इज ग्रेटली इंक्रीज सच एज, कौन से किसके अंदर पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती है इसकी, तो वो किस में हो सकती है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होती है, उसके कारण हो सकता है। कैंसर वाले पेशेंटों में हो सकता है, ट्रोमा हो गया, बर्न हो गया, कोई जल गया पेशेंट तो उनके कारण, इन पेशेंटों को अंदर क्या हो सकती है, ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या फैक्टर ज्यादा अगर होंगे तो थ्रोम्बस बनने की ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद में तीसरा स्लो ब्लड फ्लो, स्लो ब्लड फ्लो, जिसके अंदर ब्लड फ्लो क्या रहता है, स्लो होता है। तो स्लो ब्लड फ्लो सर्कुलेशन प्ले ए मेजर रोल ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द हार्ट एंड लार्ज आर्टरीज। तो सर्कुलेशन क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड बॉडी के अंदर घूमता रहता है ना, सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक मेजर रोल अदा करता है, प्ले ए मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट बनने का मेजर रोल अदा करता है इन द हार्ट एंड लार्ज आर्टरी, और हार्ट के अंदर और जो बड़ी आर्टरियां हैं, लार्ज आर्टरी है उनके अंदर, तो उसके कारण भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये हो गए 3 थ्रोम्बोसिस बनने के, कैसे बनती है थ्रोम्बोजेनेसिस, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बाई, टाइप ऑफ थ्रोम्बाई। तो थ्रोम्बाई के क्या टाइप होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ ओरिजिन देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ थ्रोम्बाई। तीन टाइप के होते हैं। बेस्ड ऑन किसके आधार पे? ओरिजिन के आधार पे, बनने के आधार पे तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला है आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, जो आर्टरी के अंदर बन जाता है वो कौन सा थ्रोम्बोसिस कहलाता है? आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। दूसरा है वेनस थ्रोम्बोसिस, जो वेन के अंदर बनता है वो वेनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, जो कार्डियक थ्रोम्बोसिस जो हार्ट में बनता है ना, हार्ट में जो बनता है वो क्या कहलाता है? कार्डियक थ्रोम्बोसिस कहलाता है। तो ये तीन टाइप के हो गए। हम वापस एक्सप्लेन करते हैं। पहला आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, दिस टाइप ऑफ थ्रोम्बाई इज मेनली फॉर्म इन फॉलोइंग आर्टरीज। ये आर्टरी के अंदर फॉर्म होता है, यही बताया मैंने। दिस टाइप ऑफ थ्रोम्बस किसमें? आर्टरी में फॉर्म होता है। और कौन कौन सी आर्टरी में हो सकता है? वो है पहली कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी जिसके कारण एमआई आ सकता है ना, हार्ट के कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर थ्रोम्बस फॉर्म हो जाए। उसके बाद में सेरिब्रल आर्टरी जो सेरिब्रम में होती है, ब्रेन में है ना। उसके बाद में फिमोरल आर्टरी जो लेग में होती है, पैर में, थाई में, तो वहां पे थ्रोम्बस बन सकते हैं। इन आर्टरियों में थ्रोम्बस बनने के ज्यादा चांसेस है। तो द कलर ऑफ दिस टाइप ऑफ थ्रोम्बस इज ग्रे वाइट। और इस जो थ्रोम्बस के बनने का जो ये टाइप की जो थ्रोम्बस बनती है उसका कलर कैसा होता है? ग्रे और व्हाइट कलर का हो सकता है। इट ब्लॉक ब्लड फ्लो, और ये क्या कर देती है? ब्लड फ्लो को रोक देती है, ब्लड फ्लो को रोक देती है। ठीक है, ब्लॉक कर देती है। एज ए रिजल्ट द कंडीशन इन इन्फेक्शन आर्टरीज इज अफेक्टेड पार्ट। और क्या कर देती है? आर्टरी को रोकने से क्या इन्फेक्शन हो जाता है ना। मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं एमआई। एमआई की फुल फॉर्म यही तो होती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो वो क्या कर देता है? रोक देता है, उसके कारण हो सकता है। उसके बाद में दूसरा मैंने बताया था जैसे वेनस थ्रोम्बोसिस, वेनस थ्रोम्बाई। तो दे आर फॉर्म इन स्लो फ्लोइंग वेनस ब्लड फ्लो। अगर वेन का ब्लड फ्लो स्लो, धीरे बह रहा है ना, स्लो का मतलब स्लो, धीरे धीरे बह रहा है, तो इट इज मेनली प्रोड्यूस इन लोअर वेन्स। लोअर वेन के अंदर ये क्या कर सकती है? थ्रोम्बाई प्रोड्यूस कर सकती है। तो लेग की वेन, फिमोरल वेन ही है लेग की वेन, पॉप्टियल वेन है ना, पॉप्टियल वेन, फिमोरल वेन, इलियक वेन भी इधर ही होती है। सब पैर की वेन्स है ये क्या कर सकती है? ब्लड फ्लो स्लो होने के कारण, क्योंकि ये एंटी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ऊपर जाता है ब्लड फ्लो, है ना, पैर में वगैरह में रहता है ना, तो ऊपर की तरफ जाता है। तो उसके कारण क्या रहता है? स्लो ब्लड अगर जाएगा तो उसके कारण धीरे धीरे ब्लड जमने लग जाएगा और थ्रोम्बाई का निर्माण कर देगा। उसके बाद में तीसरा है कार्डियक थ्रोम्बाई। The thrombus can be formed in any chamber of the heart, but it is more common in atrium और AV valves। तो हार्ट के चेंबर कितने होते हैं? चार होते हैं ना, चार होते हैं। क्या होता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चार चेंबर है, यहाँ कहीं पे भी हो सकते हैं, है ना। द कार्डियक थ्रोम्बाई फॉर्म कैन बी एनी चेंबर ऑफ द हार्ट बट इज मोस्ट कॉमन इन एट्रियम। ये किसमें ज्यादा चांस रहते हैं? एट्रियम में और या एवी वाल में। एवी वाल होते हैं ना, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल, है ना, एवी वाल। ये एक तो ये होते हैं यहाँ पे वाल, कौन कौन से होते हैं यहाँ? ट्राइस्पिड वाल और बाइस्पिड वाल होते हैं ना, मिट्रल वाल भी बोलते हैं जिसको। और एक ये वाल होते हैं पल्मोनरी वाल और एरोटिक वाल, ये वाले एवी वाल कहलाते हैं ना, पल्मोनरी वाल और एरोटिक वाल। तो वहां पे भी थ्रोम्बस हो सकता है। तो ये क्या क्लोट क्या होता है? बहता बहता यहाँ पे आके रुक गया, या फिर यहीं पे फॉर्मेशन होने लग गया, है ना, वॉल के इधर ही फॉर्मेशन होने लग गया, या एट्रियम में ही फॉर्म हो गया। वहां पे ब्लड इकट्ठा होता है ना, तो वहां पे भी फॉर्म होने लग गया, तो वो क्लोट थ्रोम्बाई बन सकता है। ठीक है। Sometimes the size of these thrombi is so much that they block the mitral valve,
और these also called is बॉल वॉल थ्रोम्बस। कभी कभी क्या रहती है, साइज बड़ी होने के कारण ये मिट्रल वाल को ब्लॉक कर देती है। अभी मैंने बताया था मिट्रल वाल किधर होता है, बाइकस्पिड वाल होता है ना, मिट्रल वाल पता है ना कहाँ होता है, ये जो है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। तो यहाँ पे जो वाल होता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, तो वो बाइकस्पिड वाल कहलाता है और वही मिट्रल वाल कहलाता है। ठीक है, यही जो वाल है इसी को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल और मिट्रल वाल। यहाँ पे क्लॉट आके रुक जाती है, यहाँ पे क्या करती है, अगर क्लॉट आके रुक जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर क्लॉट आके रुक जाए तो वो क्या कर जाती है, दीज आर आल्सो कॉल्ड बॉल वाल थ्रोम्बस। इसको बॉल वाल थ्रोम्बस के नाम से भी जानते हैं, बॉल वाल थ्रोम्बोसिस। ये वाल, इसमें दो रास्ते हैं, दो वाल हैं, इसलिए बाइकस्पिड वाल नाम पड़ा। इसके तीन हैं इसलिए इसे ट्राइकस्पिड वाल नाम पड़ा ना। तो यहाँ पे आके अगर थ्रोम्बस रुक जाए तो उसको बोलते हैं बॉल वाल थ्रोम्बस। ठीक है, उसके बाद में ट्रीटमेंट, क्या इसका उपचार करना चाहिए, इसके लिए एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं ना। थ्रोम्बस इज ट्रीटेड विद द एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स की ड्रग्स आती है जो कोगुलेशन को रोकती है ना, जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है। और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स जो थ्रोम्बस बनने को रोके वो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स कहलाती है, और एंटीकोगुलेंट ड्रग्स है ना, ये जो ड्रग्स होती है वो कहलाती है क्या, एंटीकोगुलेंट्स और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स जो थ्रोम्बस को बनने में। एग्जाम्पल ऑफ द थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स इज यूरिकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। यूरिकाइनेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन के नाम है, इस नाम से आते हैं, जो क्या कहलाती है, एग्जाम्पल ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। ये थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स है, इसके नाम से इंजेक्शन आते हैं जो दिए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एंटीकोगुलेंट ड्रग्स है ना। अब एंटीकोगुलेंट ड्रग्स के एग्जाम्पल क्या है, ये तो हो गए थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। और एंटीकोगुलेंट्स होती है हेपेरिन, वारफ्रीन और LMWH, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन। हेपेरिन का इंजेक्शन आता है ना, हेपेरिन का इंजेक्शन आता है। वारफ्रीन का भी इंजेक्शन भी आती है, टेबलेट फॉर्म में भी आते हैं, वारफ्रीन टेबलेट फॉर्म में भी आती है। ठीक है, वारफ्रीन टेबलेट फॉर्म में भी आती है। और LMWH ये लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, ये वाला क्या होता है, ये सबक्यूटेनियस लगता है, SC लगता है। ये इंजेक्शन है ना सबक्यूटेनियस लगता है, ये थाई पे पेट पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये पता चल गया, दो ड्रग्स हैं इसके अंदर, एंटीकोगुलेंट और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स है ना। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स हो गई कौन कौन सी, यूरिकाइनेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज। और एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हो गई वो हेपेरिन, वारफ्रीन और LMW। अब ये प्रोसीजर, एक प्रोसीजर है, उसकी वजह से भी अपन उसको क्या कर सकते हैं, थ्रोम्बस को ठीक कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ बलून एंजियोप्लास्टी। बलून एंजियोप्लास्टी का नाम सुना होगा है ना, बलून पे एंजियोप्लास्टी करते हैं। इज आल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, ये भी ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है बलून एंजियोप्लास्टी, बलून एंजियोप्लास्टी। ठीक है, दिस प्रोसीजर flattens the clot that has formed in the duct and widens of the blood vessels। अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये बलून डालते हैं। तो एक ऐसे वायर के थ्रू एक बलून डाला जाता है, देखो ये यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रखा है। ठीक है, और उसके बाद में ये बी में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वायर से ये बलून फुला दिए यहाँ पे ऐसे पूरा है ना। तो ये एक बलून फुला दिया ऐसा पूरा, ये वायर है, तो ये इसको बोलते हैं बलून वाला प्रोसीजर। तो इसके बाद में ये वेन ऐसे हो जाएगी पूरा और रास्ता ऐसे बन जाएगा, और ये ब्लड फ्लो अपनी नॉर्मल की तरह ब्लड फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, ये क्लॉट ऐसे साइड में हो जाएगी, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यही होता है प्रोसीजर बलून वाला। ठीक है, ये बलून एंजियोप्लास्टी बोलते हैं इसको, बलून एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी नाम सुना होगा ना, कि MI आ गया, हार्ट अटैक आ गया तो एंजियोग्राफी करते हैं।
तो एंजियोग्राफी तो पहले करते हैं देखने के लिए, ठीक है, फिर प्लास्टिक कर देते हैं, ऐसे बलून डाल देते हैं, छल्ला डाल देते हैं, जैसे बोलते हैं ना छल्ला डाल दिया, ये वही है छल्ला डालना, ठीक है, ऐसे ही है ना कि छल्ला डाल दिया, ये ऐसे बलून एंजियोग्राफी कर देते, प्लास्टिक कर देते हैं। तो थोड़ा सा वापस रिवीजन करवा देते हैं कि थ्रोम्बस क्या होती है। थ्रोम्बस क्या होती है? थ्रोम्बस एक सॉलिड स्टेबल क्लॉट है, सॉलिड स्टेबल क्लॉट है जो क्या करती है, ब्लड और सॉलिड मास को, इसी सॉलिड मास को क्या करते, सॉलिड मास को क्या कहते हैं, सॉलिड मास को ही थ्रोम्बस कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सॉलिड स्टेबल क्लॉट इन द ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। जो सॉलिड स्टेबल क्लॉट होती है वही थ्रोम्बस होती है। और थ्रोम्बस क्या होती है, एक ब्लड क्लॉट आर फॉर्म बाय द एक्टिव ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। दिस इज ए नॉर्मल प्रोसेस इन एक्सटर्नल इंजरी। अगर एक्सटर्नल इंजरी वगैरह होती है तो थ्रोम्बस बनना क्या कहलाता है, नॉर्मल प्रोसेस कहलाता है। तो एक चीज और बता देता हूं मैं, ये होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, है ना। क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट है ना, क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट फाइब्रिनोजन, सेकंड इज प्रोथ्रोम्बिन्स, फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन्स और प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड इज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 इज कैल्शियम आयंस, 5 लेबल फैक्टर, 7 इज स्टेबल फैक्टर, 8 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9 नंबर होता है क्रिसमस फैक्टर, इसको बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना, ये फैक्टर है। उसके बाद में 10 नंबर स्टेट पावर फैक्टर, उसके बाद में प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, उसके बाद में हिगमैन फैक्टर, और ये सारे फैक्टर हैं, कुल मिला के बात है ये सारे फैक्टर हैं जो क्या कर देते हैं, ये सारे फैक्टर हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर इन क्लॉटिंग फैक्टर का ज़्यादा अगर एक्सेसिव मात्रा में होता है तो वो थ्रोम्बस बना सकते हैं। तो मैंने ये डायग्राम में बताया था कि थ्रोम्बस कैसे बनती है। तो थ्रोम्बस ऐसे ब्लड इकट्ठा होके थ्रोम्बस का रूप ले लेता है ना, ये एक थ्रोम्बस बन गई। और यही अगर थ्रोम्बस का कुछ पार्ट टूट कर अगर फ्लो करता है एक जगह, थ्रोम्बस का एक मतलब और गया, सॉलिड मास का इकट्ठा हो जाना, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल नहीं कर सकता, वो वहीं पे बनता है, वही थ्रोम्बस कहलाता है। लेकिन अगर एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रेवल कर जाता है वो क्या कहलाता है, एम्बोलिज्म कहलाता है, वो एम्बोलिज्म कहलाता है। और ये एम्बोलिज्म क्या कर देती है, कहीं ना कहीं आगे जाके ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण ज्यादा चांस रहते हैं डेथ होने के और नेक्रोसिस होने के। अब वेन में थ्रोम्बोसिस हो सकता है, तो वेन में थ्रोम्बोसिस फीमोरल वेन, पोर्टल वेन, रीनल वेन, जुगुलर वेन में होता है, और आर्टरी में होता है तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर हो सकता है, सेरेब्रल आर्टरी के अंदर हो सकता है, जिसके कारण एमआई आ सकते हैं, स्ट्रोक आ सकता है। उसके बाद में कोज क्या है, इसके कारण क्या है, इनएक्टिविटी फॉर लॉन्ग टाइम, जो ज्यादा टाइम तक चलते नहीं है उनके कारण हो सकता है। और किसी में कैंसर हो गया, और किसी को ट्यूमर सर्जरी हुई है, सीजेरियन सेक्शन से अगर किसी का सर्जरी हुई है तो उसके कारण भी, है ना, धीरे धीरे वो अगर इनएक्टिव रहती है मूवमेंट वगैरह में और चलती नहीं है, प्रॉपर रेस्ट पे रहती है, तो उसके कारण भी हो सकता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन का। हार्मोनल कोज हो सकता है, सर्टेन कोई इन्फेक्शन हो गया, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया वेन वगैरह में तो उसका भी, इसके कारण भी हो सकता है। कोई हार्मोनल कारण के कारण भी हो सकता है, जो वुमेन में मेनली क्या एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है उसके कारण हो सकता है। उसके बाद में थ्रोम्बोजेनेसिस क्या होता है, थ्रोम्बोजेनेसिस का मतलब ये हो गया कि थ्रोम्बस कैसे बनती है। तो इंजरी ऑफ द एंडोथीलियम, एंडोथीलियम की इंजरी हो जाए तो उसके कारण
थ्रोम्बोसिस बन सकता है। उसके बाद में स्लो ब्लड फ्लो के कारण बन सकता है, ब्लड फ्लो अगर स्लो हो गया, और क्लॉटिंग फैक्टर अगर एक्सेसिव मात्रा में रिलीज होते हैं तो उनके कारण हो सकता है। टाइप के अंदर आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, वेन थ्रोम्बोसिस और कार्डियक थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बाई। तो आर्टरी में जो थ्रोम्बस बनती है, आर्टरी में जो थ्रोम्बस बनती है उसको आर्टेरियल थ्रोम्बाई कहते हैं। वेन में जो बनती है उसे वेनस थ्रोम्बाई कहते हैं, और जो हार्ट में बनती है उसे कार्डियक थ्रोम्बाई कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसका जो ट्रीटमेंट है, इसमें ट्रीटमेंट में मेनली इंपॉर्टेंट है एंटीकोगुलेंट और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। तो दो ड्रग्स दी जाती है इसके अंदर, एंटीकोगुलेंट और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, और उनके एग्जांपल है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स के यूरिकाइनेज और स्टेप्टोकाइनेज एग्जांपल है, और एंटीकोगुलेंट के हेपेरिन, वारफरिन और LMWH, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन को देते हैं। और एक ट्रीटमेंट और है जो इसमें बलून एंजियोप्लास्टी करते हैं, बलून एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो वो भी एक ट्रीटमेंट है जिसके अंदर सर्जरी का एक प्रोसेस है, जिसमें पहले एंजियोग्राफी करते हैं फिर प्लास्टी कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।